गुड मॉर्निंग क्लास। हम हमारा विश्व इतिहास के कुछ विषय पढ़ रहे हैं। उसमें हम रोम साम्राज्य के बारे में पढ़ रहे हैं। ये हमारा अनुभाग 2 है। इसमें आज रोम साम्राज्य में कैसे आर्थिक विस्तार हुआ उसके बारे में पढ़ेंगे। इस रोम साम्राज्य में बंदरगाहों, खानों, खदानों, ईंट भट्टों, जैतून की तेल की फैक्ट्रियाँ आदि बहुत अधिक संख्या में थी। आर्थिक जो ढांचा था वो मजबूत था। उस समय गेहूँ, अंगूरी, शराब, जैतून तेल ये व्यापारिक मद थी, यानी कि एक तरह से व्यापार इन्हीं पर चलता था। अधिक मात्रा में इनका उपयोग होता था। मुख्यतः स्पेन, गैलिक प्रांत, उत्तरी अफ्रीका, मिस्र और कुछ मात्रा में इटली, यहाँ से ये सब चीज़ें आती थी, क्योंकि यहाँ इन फसलों की सर्वोत्तम स्थितियाँ थी। शराब, जैतून का तेल, अन्य तरल पदार्थों की ढुलाई के लिए कुछ मटके या कंटेनर होते थे, जिनको उस समय एम्फोरा कहते थे। इन मटकों के टूटे हुए अवशेष अत्यधिक संख्या में मोंटी टेस्टेकियो एक स्थल है रोम का, वहाँ से प्राप्त हुए 5 करोड़ से भी अधिक अवशेष मिले हैं मटकों के। और जो पुरातत्ववेत्ता हैं वो भी इस खोज में सफल रहे हैं कि इनमें क्या क्या लेके जाया जाता था या क्या रखा जाता था। तो इस प्रकार से उस समय की अर्थव्यवस्था उन्नत थी। प्राप्त जो वस्तुएं हैं उसकी मिट्टी से भी भूमध्य सागर की मिट्टी की तुलना की गई है। दोनों के नमूनों को मिलाया गया है तो पता चलता है कि वास्तव में वहीं का स्थान है और वहीं से खोज की गई है कि वहाँ की मिट्टी से ये सब बनते थे। एक उदाहरण के रूप में हम कह सकते हैं कि स्पेन में जैतून का तेल निकालने के लिए 140 से 160 ईस्वी के वर्षों में सबसे अधिक कार्य होता था। यह जो तेल था यह मुख्य रूप से इन्हीं कंटेनरों में ले जाया जाता था और इन कंटेनरों को ड्रेसल 20 कहा जाता था। एक पुरातात्विकवेत्ता थे हेनरिक ड्रेसल, इनके नाम पर ये नाम पड़ा था। और भूमध्य सागरीय ये जो क्षेत्र थे उनके उत्खनन स्थलों से अनेक साक्ष्य ऐसे प्राप्त हुए हैं कि जो एम्फोरा जो पात्र थे उनमें स्पेन का जैतून तेल का उत्पादक होता था। एक पुरातात्विक ये भी बताते हैं कि जो स्पेन में जो जैतून तेल उत्पादन होता था वह जो उत्पादन था वो इतावली प्रतिद्वंदियों को लेकर हो रहा था कि उनसे मार्केट को छीन लिया जाए, बाज़ार को छीन लिया जाए और केवल रोम साम्राज्य का जो वर्चस्व है वो स्थापित किया जाए। तो इसके लिए स्पेन के उत्पादकों ने कुछ कम कीमतें भी लगाई और अच्छा गुणवत्ता वाला तेल बेचा, जिससे कि इनका उत्पाद बढ़ा और जो इतावली जो इनके प्रतिद्वंदी थे उनका जो उत्पाद था वो कम मात्रा में बिका। बाद में उत्तरी अफ्रीका के उत्पादकों की बात करें तो उसमें भी स्पेन के जैतून तेल के उत्पादकों को जैसे महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया, यानी कि उत्तरी अफ्रीका में भी इस चीज़ को बढ़ावा दिया गया कि जैतून तेल की उत्पादक को बढ़ाया जाए और पूरे बाज़ार पर इनका बोलबाला हो। और 400 ईस्वी के बाद पूर्व में उत्तरी अफ्रीका का प्रभुत्व धीरे धीरे कम होने लगा और 5वीं और 6वीं शताब्दी में एगियन, दक्षिणी एशिया माइनर, सीरिया, फिलिपींस और के व्यापारी अंगूरी, शराब, जैतून तेल के निर्यातक बन गए। यानी कि अब उत्तरी अफ्रीका भी हट गया और उसकी जगह एगियन, दक्षिणी एशिया माइनर, सीरिया, फिलिपींस ये व्यापार को करने लगे। तो जैसे जैसे जिन प्रदेशों में जिस वस्तु की समृद्धि या वस्तु की गुणवत्ता होती थी उसका उत्पादन वो लोग करते थे और उसके आधार पर व्यापार होता था। साम्राज्य के अंतर्गत ऐसे बहुत से क्षेत्र आते थे जो साधारण उर्वरता के कारण प्रसिद्ध थे। उनमें अच्छी उर्वरता होती थी, यानी फसल बोई जाती थी। इटली में कैम्पेनिया, सिसिली, मिस्र के फैयूम, गैलिली, बाइजेकियम, दक्षिणी गॉल, बाएटिका, दक्षिणी स्पेन का जो क्षेत्र है, स्ट्रेब, ये सभी जो क्षेत्र थे उर्वरता के क्षेत्र में अधिक अच्छे थे। स्ट्रेबो और प्लिनी जो दो लेखक हैं ये बताते हैं कि ये जो सभी प्रदेश है वो घनी आबादी वाले थे और यहाँ अच्छी फसल होती थी। सबसे बढ़िया किस्म की अंगूरी शराब जो थी वो कैम्पेनियो से आती थी और सिसिली और बाएजैकियम जो है रोम को भारी मात्रा में गेहूं का निर्यात करते थे। गैलिली जो था वहाँ गहन खेती होती थी
और स्पेन का जैतून तेल जो था वो सभी जगह प्रसिद्ध था। दूसरी ओर हम बात करें तो रोम के क्षेत्र थे वो अनेक बड़े बड़े ऐसे जिनमें बहुत कम उन्नत अवस्था वाले भी थे। उदाहरण के लिए नुमीडिया देहाती क्षेत्र था, वहाँ ऋतु प्रवास होता था। ऋतु प्रवास का मतलब यह है कि भेड़ बकरी चराने वाले जो चारागाह वाहक थे वो मौसम के अनुसार वहाँ रहते थे और अपने जानवरों को चराते थे। चरावे और अर्धयावर अपने अवन आकार की जो झोपड़ियाँ होती जिन्हें मैपालिया कहा जाता था उनको लेकर घूमते थे, वहाँ आते थे। उत्तरी अफ्रीका के रोमन जागीरों का विस्तार हुआ और चारागाहों की संख्या में धीरे धीरे कमी आने लगी, क्योंकि अब जागीर जो प्रबंधन बढ़ गया था तो इनका नियंत्रण कर लिया गया। स्पेन में भी उत्तरी क्षेत्र जो था वो बहुत कम विकसित था और यहाँ केल्टिक भाषी जो लोग रहते थे इन गांवों को कैस्टेला कहा जाता था। तो रोम साम्राज्य में ऐसी असमानताएं भी थी, यानी कहीं बहुत अधिक खेती अच्छी थी और कहीं निम्न थी, कहीं केवल चारागाह की स्थितियाँ बनी हुई थी। अब हम ये ध्यान दें कि प्राचीन दुनिया जो थी रोम की उसमें सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन जो था वो पिछड़ा हुआ नहीं था। सामान्य स्थितियाँ थी, भूमध्य सागर के आसपास पानी की शक्ति थी, उस पानी की शक्ति से अनेक प्रौद्योगिकी संस्थाएं स्थापित की गई और मीलें जो बड़ी बड़ी छोटी छोटी फैक्ट्रियाँ थी वो चलाई गई। स्पेन में सोने और चांदी की खानों से जल शक्ति से खुदाई की जाती थी, यानी जो चांदी और सोने थे उनकी खोदा जाता था इस जल शक्ति से भूमध्य सागर के। और दूसरी शताब्दी में बड़े भारी उद्योग जो थे वो यहाँ पर चले, उत्पादक स्तर भी बढ़ा। 19वीं शताब्दी तक, यानी कि प्रथम शताब्दी से 19वीं शताब्दी तक 1700 वर्ष तक लगभग उत्पादन को स्तर को देखें तो ऐसा स्तर हमें और कहीं देखने को प्राप्त नहीं होता है। और यहाँ व्यापार और बैंकिंग जो व्यवस्था थी वो भी अच्छी रही। तो इस प्रकार से रोम की जो अर्थव्यवस्था थी वो उन्नत थी।